हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, तो ये लेक्चर सेकंड है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज भी किए थे। तो आज भी वैसे ही मैं आज आपको आगे के टॉपिक्स बताऊंगा, विच इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट बोथ एक्सियल एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी थ्योरी है मैं वो भी बताऊंगा, एज वेल एज एमसीक्यूज की भी एंड में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन अंडरस्टैंड करते हैं क्या होती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर बाय डेफिनेशन हम लोग जाएं तो इट इज़ व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यहाँ पे गौर करना, तो चार्जेस कैसे हैं, इक्वल हैं एंड ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गौर करने वाली है कि इक्वल भी है लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी की, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, देन द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है। सो एक सिस्टम है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, तो अगर अपन जाएं ये, हाँ, तो दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। ठीक, दोनों जुड़वा हुआ है, एकदम जुड़वा है। ठीक, बस एक फ़र्क है, ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इनको रख दिया जाए एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, अब वो स्मॉल डिस्टेंस कुछ भी ले लो, डी ले लो तुम। ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 ली हुई है, अभी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो डी ले लो तुम। ठीक, तो ये जो सिस्टम ऑब्टेन हो रहा है, ये जो ऐसे बन रहा है, ये जो एक सिस्टम ऑब्टेन हो रहा है, ये दोनों साथ में ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब दो लोग साथ में आके काम कर रहे हैं, तो ये जो एक सिस्टम इनका बन रहा है, ठीक है, ये जो इनकी पार्टनरशिप बन रही है, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो ये एक सिस्टम बन जाता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पे मतलब एक क्लोज रेंज में आके वर्क करने लगते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगते हैं। तो उनमें से एक ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो जब कोई ऐसा सिस्टम बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक, डाइपोल, देखो यहाँ पे देखो वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। डाइपोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटी। तो डाइपोल यानी आपके दो चार्जेस आ रहे हैं। ठीक, एक होता है मोनोपोल, मोनोपोल में सिंगल चार्ज की बात होती है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो सिंगल चार्ज के बारे में था कि सिंगल चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो यहाँ बात मोनोपोल की ही हो रही थी। ठीक, पर वो टर्म यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि मोनोपोल आपका टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आपके आईएससी में, बट हाँ मोनोपोल भी कहते हैं। और अगर दो चार्जेस आ जाएं, ठीक, तो उसे डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल अपने को मोनोपोल से ऐसा कुछ खास अभी कुछ लेना देना नहीं है, अपने को डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक स्मॉलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो इस सिस्टम को कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डी होता है। ठीक, पर जनरली अपन क्या करते हैं, जनरली जो आपकी बुक्स में होगा बाय कन्वेंशन, ठीक है, बाय कन्वेंशन आपकी बुक्स में क्या मेंशन है, डिस्टेंस इनका 2L दिया हुआ है। अभी 2L ही क्यों लिया, 2L ही क्यों लिया, 3L भी ले सकते थे, 4L भी ले सकते थे, सिर्फ L भी ले सकते थे, है ना, सिर्फ L भी लिख सकते थे, कुछ जा तो रहा नहीं था। X भी ले सकते थे, R भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं, बट ये है कि 2L लोगे तो आगे जो फर्दर डेरिवेशंस हैं, जो फॉर्मूले बनेंगे वो लेस कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, तो इस वजह से बाई कन्वेंशन आपका 2L लिया गया है। अदरवाइज आपका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप डिस्टेंस में D भी ले सकते हो। ठीक है, आप लेना चाहो D ले लो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2L बस एक इसलिए है कि आगे आप जब डेरिवेशंस करोगे तो आपको ये थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा डिराइव करने में फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज जो आएंगे वो लेस कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखने में आसानी रहेगी उनको। तो ऐसा सा सीन है, बाकी और कुछ अलग नहीं। हाँ जी, तो देखो बस यही चीज़ है।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ गए। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई भी चार्ज हो, ठीक, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, उसकी पोलैरिटी से यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो जाहिर सी बात है दोनों का सेम है, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल यानी दो जो ये दो चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है। तो ये पी से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला आप ये यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, Q इंटू 2L, या इसको और अरेंज करके लिख सकते हो P इक्वल्स 2QL, जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि Q इंटू 2L ही लिख सकते हो या 2QL ही लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो, ऐसा कुछ नहीं, जैसे भी आपके दिमाग में सेव हो जाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में भी थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, लाइक क्या, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में क्या चीज़ें हैं, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर। अब देखो एसआई यूनिट तो यार, अगर कोई भी आपको बेसिक यूनिट सारी सब पता है, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, है ना, जो बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती थी, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पहले चैप्टर होता तो उसमें लिखी होती थी, 7 फंडामेंटल यूनिट होती थी, पढ़े होगे बचपन में, तो पढ़े होगे यार, बचपन में तो सब पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें देखा होगा आपने 7 फंडामेंटल यूनिट, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता कोई बात नहीं, तुम जाके देख लेना एक बार, देखोगे तो है नहीं पर फिर भी देख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम्हें यूनिट्स कभी याद ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, तुम बना लोगे, यही तरीका होता है। यूनिट्स याद, सारी यूनिट थोड़ी नहीं याद करोगे, कंप्यूटर नहीं बनना भैया, ठीक है, इंसान बनो, याद नहीं करनी पड़ेगी, यूनिट डिराइव कर सकते हो तुम, कोई भी यूनिट हो। चलो ये तो छोटी मोटी क्वांटिटीज़ हैं तो इसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं आएगा, बट हाँ जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आ गई, जैसे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कभी कभी पूछ ली जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट याद थोड़ी नहीं आती ऐसी, तो वो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें यूनिट डिराइव करना आना चाहिए। अब देखो इसमें चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट बन गई कूलम मीटर, ठीक। एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है। तो ये बाय कन्वेंशन है, ठीक, कि डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो एकदम बस सतर्क रहना, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। ये घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कभी भी हो सकता है कि आपका यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, किसी क्वांटिटी के डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो इन टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो ये तो चीज़ें हो गई। अब देखो तो आपने ये देख लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स 2QL या फिर Q इंटू 2L, जैसे भी लिख लो आप, ठीक। ये भी सही, ये भी सही, ठीक। ये तो चलो हो गया। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे ख्याल से यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक ऐसा कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्वेरी नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, ठीक। एंड उसी डाइपोल में जब दोनों चार्जेस ऐसे आके पास आके एकदम क्लोजअप आ जाते हैं तो इनके बीच में एक डाइपोल मूवमेंट बनता है, ठीक। तो वो डाइपोल मूवमेंट डिनोट किया जाता है P से, और उसकी वैल्यू आती है, वो डाइपोल मूवमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ईदर चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका डाइपोल का लेंथ, उनका प्रोडक्ट कहलाता है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो अब अगली चीज़ पे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है अपनी
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कुछ हद तक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर आता था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता था, ठीक, लाइक मतलब आपका 80% ऑफ टाइम इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक, भले वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आता था, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से आता था, बट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली चीज़ आती ही आती थी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसर्न में या पोटेंशियल के, तो ये सब चीज़ें आती थी जब सब्जेक्टिव पेपर आता था। तो जब सब्जेक्टिव पेपर में ये इंपॉर्टेंट था तो ऑब्जेक्टिव में भी ये आपका इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है, होल्ड करता है सिग्निफिकेंस, क्यों, क्योंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, एमसीक्यूज में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू में कराऊंगा, देखना जरूर, ठीक। तो अब देखो, सबसे पहले निकालना है अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है एक्सियल पोजीशन पे, एक है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन आपकी यही पोजीशन होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, कि आपका अगर ये डाइपोल है, ठीक, अगर आपका ये एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक, ये 2L डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसके ये एक्सिस के अलोंग, ठीक, एक्सिस के अलोंग, अगर इस एक्सिस में है ना, अगर इस एक्सिस पे कोई भी कहीं भी और कोई चार्ज आ जाए या किसी और पॉइंट पे, मतलब इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आपका एक चार्ज होता था, याद करो जब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो एक चार्ज होता था, इस पी पॉइंट पे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो यहाँ पे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। अब यहाँ पे देखो सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पे दो चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और पोलैरिटी अलग है, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगेगी, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो दोनों चार्जेस की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर लगेगी, ठीक है। तो पहले तो सिंगल चार्ज की वजह से लगती थी, पर अब दोनों चार्जेस की वजह से लगेगी, है ना। हाँ जी, मेरी आदत वो वाले बोर्ड पे पढ़ाने की भी है जो वाइट बोर्ड होता है, तो मैं बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है डस्टर लूँ और ऐसे रब करूँ, तो फिर मेरे को ध्यान रहा है डस्टर लेने की ज़रूरत ही कहाँ है, अभी तो इससे हो जाएगा। खैर, हाँ जी, तो देखो, तो ये अपने पास ये सिस्टम है, तो ये तो चलो डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी डेरिवेशन पे डायरेक्ट आते हैं। देखो डेरिवेशन आपको मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट मेमोराइज तो नहीं करनी पड़ेगी, बट हाँ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा तो आप उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे नहीं जा पाओगे तो आप न्यूमेरिकल पे नहीं जा पाओगे, तो बस ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर आप पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो आप एंड वाली सीढ़ी पे भी नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। आप कहोगे, अब कोई यहाँ पे एक दिमागदार रहेगा, सर मैं एक सीढ़ी जंप करके करूँगा, जंप करके करोगे भाई, फिर गिरने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी गिरने की, तो भाई चढ़ सकते हो, ऐसा कुछ हो नहीं। हाँ जी, तो देखो ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस रखा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस देखो कितना है, 2L है। यहाँ O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक, ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O मेंशन किया गया है, इट इज़ द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक। तो सेंटर है, अगर ये पॉइंट सेंटर है, तो ये जो 2L डिस्टेंस है इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा एंड ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो 2L डिस्टेंस है भाई, बीच से अगर काट दो कोई चीज़ तो इक्वली डिवाइड हो जाती है ना, लेफ्ट साइड भी उतनी जाएगी, राइट साइड भी उतनी जाएगी, तो ये दोनों साइड इक्वल L डिवाइड है, ठीक। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया O, एंड जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कितना है, वो है P, ठीक है। तो ये है, तो सिस्टम आपने समझ लिया कैसे है, क्या बन रहा है।
तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P, ठीक। तो आप डिस्टेंस से समझ लो, डिस्टेंस यहाँ पे देखो, समझना सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि डिस्टेंस कौन कौन सा है, ठीक। एक बार फिर से क्लियर थोड़ा बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये इनके बीच का ये सेंटर ऑफ डाइपोल, तो ये डिस्टेंस L हो जाएगा, ये डिस्टेंस L हो जाएगा। एंड ये P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ठीक। तो अब देखो ये मैंने R डिस्टेंस लिया है। अब ये R डिस्टेंस किसका है? O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने लिया है R, ठीक है। तो ये देखना, ये बस गौर करना है कि R जो है इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब डायग्राम अब समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तब देखो, बस इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है उसका तरीका बताता हूँ, बाकी डेरिवेशन समझ लोगे। डेरिवेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। डेरिवेशन का खेल यही है भाई, डेरिवेशन याद करने का या कुछ उसको समझने का तरीका यही है कि आप डेरिवेशन याद या ना समझो, आप ये उसका तरीका समझो कि डेरिवेशन का पैटर्न क्या है, अपने को स्टेप्स कौन कौन से करने हैं पहले। कि इसमें देखो ये डेरिवेशन करने का तरीका अगर इसमें समझ में आ जाएगा तो इसका एक सेकंड पार्ट है उसमें भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करने का है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड सेकंड वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। एंड जो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आए फिर तो आ ही जाएगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हम पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P, ठीक है। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक है। तो E1 नाम दे दे रहे हैं अपन इसको, तो 1/4πε0 Q अपॉन, सिर्फ एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही वो निकाल लें। E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ डिस्टेंस होती है। अब यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, तो इस A पॉइंट से लेके, ये A पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस बताओ भाई क्या है। A पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस L हो गई। तो A से लेके P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये समझ रहे हो, माइनस क्यू चार्ज से लेके P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगा R प्लस L। R क्या था, O से लेके P तक का डिस्टेंस, एंड वो L, ठीक है। तो ये बस गौर करना, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि ये डाइपोल था, ये L, ये L, ये पॉइंट O, ये पॉइंट P, OP डिस्टेंस कितना है R, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ जी। तो ये हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो माइनस चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक। अब यही काम करना है फॉर पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे माइनस चार्ज के लिए आया वैसे प्लस चार्ज के लिए भी आ जाएगा। E2 आ जाएगा, E2 आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्जेस का सेम है तो ऐसा कुछ उससे फर्क नहीं आएगा। अब देखो फर्क कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो, पॉजिटिव चार्ज से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और P पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी। तो अगर मैं ये बनाऊं,
है ना। तो अपना ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक। तो ये P पॉइंट पे निकालना है, ये है प्लस Q चार्ज, ठीक। ये है O, ठीक। ये है L, हाँ ये डिस्टेंस L है ये वाला, और ये पूरा डिस्टेंस R है। अब इस अपने को चाहिए सिर्फ इतना, अपने को सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। तो पूरे R में से L को घटा दो तो सिर्फ इतना बचेगा। ये पूरा डिस्टेंस R है, ठीक। ये इतना डिस्टेंस L है, अपने को सिर्फ इतना चाहिए, ठीक। अपने को सिर्फ इतना चाहिए, तो इतना, तो पूरे R में से L हटा दो तो ये बन जाएगा R माइनस L। तो यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। द डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट P इज R माइनस L, है ना। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें, मैग्नीट्यूड तो हो गए, चलो मैग्नीट्यूड तो निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो निकालोगे। E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा? ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। E2 को ले रहे हैं, इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, ठीक। तो E1 का डायरेक्शन किधर है और E2 का डायरेक्शन किधर है, ये देखो, इसमें देखो साफ साफ दिया है। तो अगर तुमने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी, समझी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है, और अगर अपने आप से भी पढ़ा होगा, तो तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E2। तो E2 का डायरेक्शन यहां पे देखो, E2 का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो E2 का डायरेक्शन इधर है ना। तो E2 का डायरेक्शन इधर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो क्या होता है? टूवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है? तो टूवर्ड्स द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ होगा, ठीक है। तो E1 का डायरेक्शन इधर है, ठीक। ये देखो E1 का डायरेक्शन इधर है, ठीक। तो देखो E2 का डायरेक्शन अलग है और E1 का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे ये बस एक वही खेल है। E2 का डायरेक्शन इधर है और उसी पॉइंट पे फिर E1 का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक। तो आपको पता है वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें से बस एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, विच इज E2 इज ग्रेटर देन E1। अब ये कैसे आया? ये E1 है, सॉरी ये E2 है, ये E2 है, ठीक, ये E1 है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो, किसका डिनोमिनेटर छोटा है, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जाहिर सी बात है R प्लस L ज़्यादा है, तो R प्लस L डिनोमिनेटर बड़ा है और ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका न्यूमरेटर छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ये तो सिंपल सा रिलेशन है। तो यहाँ से देखो E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक। तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी? E इक्वल्स E2 माइनस E1, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 माइनस E1, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बस और अभी फिलहाल के लिए ये डेरिवेशन क्या थी, अभी और डेरिवेशन है, ठीक है। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा, उसमें P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज निकाली, ये आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज निकाली, ये आया। फिर उन दोनों के डायरेक्शंस देखे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज जा रही थी, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट थे, तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे से करते हैं। तो E इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया? E2 माइनस E1, ठीक। तो E2 क्या आया था अपने पास, ये ध्यान में रख लो। E2 आया था E2 आया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से था ना, तो E2 आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 आया था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आया था ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ये आया था ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना ऐसा कोई वो सीन नहीं है, ये सब आसानी से हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, तो बस तो इसमें देखो कॉमन चीज़ें क्या हैं, ये 1/4πε0 क्यू, देखो ये चीज़ें कॉमन है तो बाहर निकाल लो। ठीक, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको स्टेप के मार्किंग मिलने नहीं वाली, आपको वहाँ डांस कर नहीं रहे हो कि आपको ये स्टेप करोगे तो मार्किंग मिलेगी, ऐसे वेव करोगे तो आपको मार्किंग मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका MCQ है, या तो आंसर सही होगा या तो आंसर गलत होगा, तो आपको अननेसेसरी स्टेप्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे देख लो कौन सा कॉमन है, हटा दो, बाहर निकाल लो। ठीक, अब हो सके तो एलसीएम भी यहीं ले लो, पर उससे कंफ्यूजन आएगी तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। E2 का लिखो, E2 का क्या है, ये ऊपर वाला r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको आता है, आप जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपको एलसीएम लेना सिखाया गया था। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो भाई ऐसे चुल्लू भर पानी सा लो, उसमें ऐसे अपना मुंह से थोड़ा सा गीला सा कर लो। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेना बचपन में भी सिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 क्यू। एलसीएम देखो दोनों में कुछ ऐसा कॉमन सा नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट तरीका अगर अपने आप ध्यान में रखना है तो। ठीक, तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों सिंपली ऐसे आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को बाहर निकाल लो, है ना, दोनों में ऐसे होल स्क्वायर है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अगर लिखा है तो मैं ये जो होल स्क्वायर है इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ए बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, बात तो वही बनेगी, है ना। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखने से अच्छा ए बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, ये भी आपने बचपन में मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब इसको ये जो होल स्क्वायर्स हैं इनको एक्सपैंड कर दो, तो 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको यहाँ ना करके मैं वहीं कर ले रहा हूँ, यहीं पे एक्सपैंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपैंड करता हूँ आर प्लस एल के होल स्क्वायर को, तो आर प्लस एल के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, अब आर माइनस एल के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो माइनस अभी भी लगा है तो मैं ब्रैकेट लगाए रखूंगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो इसमें जो लोग गलतियां करते थे वो इसी पार्ट में इसी पॉइंट पे करते थे मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे आ जाता था माइनस साइन, और बहुत लोग माइनस वाला साइन चेंज नहीं करते थे, है ना। माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर साइन सारे रिवर्स हो जाते हैं, बचपन में पढ़ा था। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। तो अब देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि देखो माइनस ये माइनस अगर मल्टीप्लाई हुआ अंदर तो माइनस ये हो, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 2RL, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो प्लस 2RL, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स 1/4πε0 क्यू 2RL और 2RL बचे तो ये हो जाएगा 4RL। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा ये गौर करो, ये देखो, ये अगर सिर्फ इतना गौर करो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कुछ ऐसा सा बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ये कुछ ऐसा सा बन रहा है। ये कुछ मैथ वाली आइडेंटिटी याद आ रही है, बायो वाले कहेंगे हमको नहीं याद आ रही, हमने मैथ से नाता छोड़ दिया है। तो देखो यार, बहुत बचपन में पढ़ा था, बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी थी, बहुत अच्छी सी आइडेंटिटी थी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरीके से इसको लिख सकते हो,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब उसका भी होल स्क्वायर लगा है, इसको लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक। अब इसी चीज को थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखेंगे, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है, फॉर अ डाइपोल, पर इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज करके भी लिखने का है अपने को। कैसे, देखो बताता हूँ। इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखेंगे, ये सब हटाओ, ये सब अपने को पता है, ठीक है। हाँ जी, ये सब भी अपना हो गया, इसका कोई काम नहीं। हाँ जी, तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो 4RL है, तो 4RL को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके 4RL ही आएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसको अगर गौर से देखो तो ये क्या होता है, Q इंटू 2L, अभी लास्ट में ही पढ़ा अभी अपन लोगों ने, ये देखो Q इंटू 2L क्या पढ़ा था, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे आपका ये जो Q इंटू 2L आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L की जगह पे P लिख दो इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, P2 को पहले भले ले आओ, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, यानी एक्सिस पे जो पोजीशन होती है उसके लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, फॉर अ स्मॉल डाइपोल, ये तो जनरल फॉर्मूला था जो अभी हम लोग ने निकाला, ये जो था जनरल फॉर्मूला था, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस, दुनिया में जितने भी केसेस हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन के लिए, तो ये सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस की बात करी जा रही है फॉर अ स्मॉल डाइपोल। तो स्मॉल डाइपोल का मतलब क्या होता है, छोटा सा डाइपोल भाई, एकदम छोटू सा डाइपोल होता है स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल मतलब क्या है, देखो डाइपोल अभी क्या था, ये दो चार्जेस हैं, ऐसे माइनस Q प्लस Q, ये इनका डिस्टेंस है 2L, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगा L, इस P पॉइंट पे निकाल रहे थे, ये डिस्टेंस हो जाएगा R, है ना, ठीक। ये था स्मॉल डाइपोल का मतलब क्या है, स्मॉल डाइपोल की बात आ गई तो स्मॉल डाइपोल का मतलब हो जाएगा, देखना ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज, यानी ये जो इनका डिस्टेंस है बहुत घट गया, यानी ये जो L ये डिस्टेंस है बहुत छोटा सा हो गया। और ये देखो ये P पॉइंट, तो यहाँ से ये जो O पॉइंट है, यहाँ से लेके ये जो R है, अब देखो यहाँ पे देखो R कितना बड़ा है L से, यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा तब क्या होगा, ये निकालने वाली बात है। तो इस फॉर्मूले में देखो अगर L बहुत छोटा हो जाए, L इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, 0.00 समथिंग हो जाए, ठीक है, तो हम इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाए, एकदम नेग्लेजिबल हो जाए, दिखे ही ना, तो बहुत छोटा सा अगर ये डिस्टेंस हो जाए तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस अगर L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR आर स्क्वायर, और ये बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा R की पावर 4। अब ये R ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होके ये जो बनेगा तो ये बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2P अपॉन R क्यूब। तो ये आपका आ गया फाइनल फॉर्मूला, जो कि आपके मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में यही काम आएगा, यही फॉर्मूला काम आएगा।
मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपका यही फॉर्मूला काम आएगा, आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, डेरिवेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता था, ये नहीं समझोगे तो ये भी नहीं आएगा, तो ये तो ज़रूरी है समझना, बट फॉर्मूला आपका काम यही आने वाला है स्मॉल डाइपोल के लिए, चाहे आपका न्यूमेरिकल्स हो जाए, चाहे आपके कुछ और क्वेश्चन हो जाए। 70% केसेस में यही काम आएगा। इसका कुछ एक आध क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं, बट हाँ इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती आई है और मिलती आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फॉर अ स्मॉल डाइपोल। तो स्मॉल डाइपोल का मतलब क्या होता है, आपका जो डाइपोल है बहुत छोटा हो जाए, यानी R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, या L इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन R, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए जो उसमें वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, जो आप उसमें टर्म्स यूज कर रहे हो वो क्या है। R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल के सेंटर से अपन डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, हो गया, बस यही सब था, ठीक। ये तो एक्सियल पोजीशन के लिए हो गया। अगर ये समझ में आ गया, इसका तरीका समझ में आ गया, तो इक्वेटोरियल का भी तरीका ऐसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा माइन्यूट सा, बाकी तरीका ऑलमोस्ट यही है कि पहले माइनस चार्ज के लिए निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस चार्ज के लिए निकालो, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बस यही सब चीज़ें, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, मान लो ये दो चार्जेस हैं, ठीक, ये इस इक्वेटोरियल लाइन से, ये जो सेंटर से पास होती हुई ये जो लाइन है, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज रखा है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगी, ठीक, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट होगी आपकी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, समझते हैं, इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले फिगर देखो इसका, है ना, इसका फिगर कैसा है। तो इसका फिगर देखो कैसा है कि ये आपका वही चीज़ है, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ, ठीक है, जिसका लेंथ ऑफ डाइपोल 2L है, ठीक। तो ये डाइपोल बनाया मैंने, ठीक, इसकी लेंथ क्या है 2L, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है अपना O, तो ये डिस्टेंस L हो जाएगी, ये डिस्टेंस L हो जाएगी, ठीक। ये माइनस Q चार्ज लिया मैंने, ये प्लस Q चार्ज लिया मैंने, इस पॉइंट को दे दिया नाम A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, ठीक। अब ये जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको नाम दे दिया P, तो ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया R, ठीक, आप इसमें देख सकते हो आराम से, ठीक। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ठीक। ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है O, ये वो पॉइंट है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया R, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे से बनता है, तो ये 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक। और ये एंगल अपन मान रहे हैं थीटा, ठीक। तो बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देखो इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें गौर कर लो क्या क्या। सबसे पहले तो अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसका डिस्टेंस, देखो किसका, ये ट्राइंगल, सबसे पहले फिगर समझ लो, फिगर समझ लोगे तो फिर अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं, आसान है। ये हो गया पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये है L, ये भी है L, ये पॉइंट O है, ये यहाँ पे आके पॉइंट P हो जाएगा, ये OP जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक। जो ये मैं L यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ठीक, ठीक। यहाँ ये भी डिस्टेंस L है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस L है, ठीक। अब यहाँ से ये AP हो गया और ये BP हो गया, ठीक। तो अपने को AP निकालना है और BP निकालना है, तो ये देखो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम निकल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज AP आ जाएगा, AP अपने पास आ जाएगा, तो AP क्या आएगा, AP आ जाएगा, AP का स्क्वायर इक्वल्स, एक सेकेंड, AP का स्क्वायर इक्वल्स,
तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही, अब अगर स्क्वायर उधर भेज दोगे तो वो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अभी मैं स्क्वायर नहीं भेजूंगा, ऐसे ही रखो, ठीक। अब बीपी स्क्वायर भेजो। अब बीपी स्क्वायर देखो क्या है, बीपी भी तो एक ये वाला ट्राइंगल देखो, पॉइंट बी पी ओ, तो ओ बी क्या है एल, ओ पी क्या है आर, है ना। तो ये भाई बीपी निकाल लोगे, तो बीपी तो निकाल ही लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, मतलब बीपी का स्क्वायर, ओ सॉरी, ठीक है। तो बीपी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बीपी स्क्वायर भी वही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखो एपी और बीपी दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं, यानी आपका ये जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये वाली और ये वाली, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों एकदम बराबर हैं, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो ये साइड और ये साइड बराबर हैं, ये बीच में 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, ठीक। तो अब इस फिगर में से ये सब चीज़ें कलाकारी हटा दें ताकि थोड़ा क्लियर लगे फिगर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, सब डिस्टेंसेस पता चल गए होंगे, ठीक है। अब आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, आगे का काम शुरू करते हैं। देखो काम वही करना है, पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो इसमें दूसरा फिगर दिया है वो क्यों दिया है वो अभी आगे काम आएगा, समझ में आएगा, कुछ अंदाज़ा तो लग ही रहा होगा, पर आगे बताऊंगा, या इसका यूज़ आगे है, अभी नहीं है। हाँ जी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगी E1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखो Q से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, माइनस Q से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, AP है कि नहीं, तो AP स्क्वायर हो जाएगा, AP का स्क्वायर, और AP का स्क्वायर अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AP का स्क्वायर आया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। और इसी तरह BP का स्क्वायर भी निकाला था, BP का स्क्वायर भी वही आया था, BP का स्क्वायर आया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। इसको अभी यूज आएगा अपना, ठीक। तो AP का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वही लिख दो, E1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। ये आ गया AP का स्क्वायर, इसको ले लो इक्वेशन 1, ठीक। अब यही काम करो फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी यही काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो हो जाएगी E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, BP, तो BP का स्क्वायर, और BP का स्क्वायर क्या निकाला था हम लोगों ने, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। तो अब अगर यहाँ से देखो इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ओहो एक सेकेंड, हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या हो गया, E1 देखो और E2 देखो, ये वाला दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो एग्जैक्ट सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ E2, तो इनको अपन जनरलाइज कर सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू E, ठीक है, या E ना रखो, हाँ, E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 विच इज, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है।
रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखने दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ जी, तो ये E1 और E2 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है भाई, ऐसा था, इतना था, इतनी कहानी थी, इतनी कहानी अभी आधी समझ में आ गई होगी, अभी आधी हुई है। ठीक है, अभी आगे और है। ठीक, देखो, तो ये चीज़ें हो गई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। ठीक, तो मैंने बार बार कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड बराबर है भाई, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, आपका अभी डायरेक्शन निकालना बाकी है। तो अब डायरेक्शन निकालोगे, देखो डायरेक्शन मैंने यहाँ निकाल के रखा है। ठीक है, तो ये E2 है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जा रहा है अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये टूवर्ड्स द चार्ज होगी। ठीक है, तो यानी आपका जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, और जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ टूवर्ड्स द चार्ज। तो बस यही डायरेक्शन दोनों के आ गए, तो दोनों का डायरेक्शन एकदम अलग जा रहा है। E2 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, E1 का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो अब अपने को इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो, इससे पहले वाली डेरिवेशन में क्या हो रहा था, इससे पहले वाली डेरिवेशन में ये हो रहा था कि भाई E2 इधर जा रहा था, E1 इधर जा रहा था, तो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया सबट्रैक्ट करके, तो आ गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें E2 ऊपर जा रहा है, E1 इधर जा रहा है, तो इधर दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकालोगे डायरेक्शन, कैसे निकालोगे, अब आगे की चर्चा उसी पे है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो अगला काम क्या है अपने को, E1 और E2 जो हैं इसको रिजॉल्व करना है इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, E2 को रिजॉल्व किया है और E1 को रिजॉल्व किया है उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो इसको मैं अलग अलग करके समझाता हूँ। ठीक है, अलग अलग करके समझो। तो ये अपने पास E2 दिया है, ठीक, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल और ये इसका वर्टिकल। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ये यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, सबसे पहले ये समझ लो यहाँ पे थीटा आया कैसे। ठीक, तो ये ट्राइंगल था अपने पास। ठीक, ये 90 डिग्री थी, एक सेकेंड, ये अपने पास जो था ये लाइन थी, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। ठीक, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है ना यहाँ पे, तो देखो ये एंगल भी थीटा था। अब ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे जो करने के दो तरीके हैं, पहला एक लॉन्ग तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है। तो शॉर्ट तरीके से पहले समझो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, फिर एक ये E2 की लाइन ये गई थी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या कॉरिस्पॉन्डिंग, तो ये थीटा हो गए। एक तो ये तरीका है, इससे डायरेक्ट याद हो जाता है, इससे बहुत से बच्चों को याद रहता है। ठीक, एक और तरीका होता था कि ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका होता था, जैसे आपके दिमाग में सेव हो, जैसे आपके दिमाग में आए आप वैसे याद कर लो। ठीक है, तो इससे यहाँ पे आ गए थीटा और थीटा, ये नीचे आया थीटा, ये ऊपर आया थीटा। ठीक, ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो E1 और E2 के। तो ये E2 है, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है, ये तो वेक्टर्स में पढ़ा होगा, जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो वेक्टर्स में पढ़ते थे। तो ये हो गया। इसी तरह E1 का निकाल लो, E1 किस डायरेक्शन में था, इधर। ठीक है, ये पॉइंट था P, ठीक, ये पॉइंट है P। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल अपना उधर जा रहा था। देखो थीटा की तरफ ही हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसको अगर मैं पूरा उल्टा दूं, पूरा एकदम 180 डिग्री घुमा दूं, ठीक है, अब 180 डिग्री में घुमा तो सकता हूं, पर घुमाऊंगा तो एकदम बिगड़ जाएगा। तो E1 है, ठीक, तो थीटा की तरफ ही हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो E1 cos थीटा, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा थीटा की तरफ होगा, जिस लाइन में एंगल बन रहा होगा उधर ही।
और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा थीटा से अलग होगा, तो E1 साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को साथ साथ अगर देखोगे तो साथ साथ अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि दोनों पॉइंट तो P हैं, एक ही पॉइंट पे ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को साथ साथ देखोगे तो इट विल बी कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, कि E1 cos थीटा भी इधर जा रहा है और E2 cos थीटा भी इधर जा रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है। ये E1 cos थीटा है, ये E2 cos थीटा है। ठीक है, ये E2 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा। ठीक, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन सेम है और वर्टिकल कंपोनेंट के डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो ऐसा सा है। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन सेम है और वर्टिकल कंपोनेंट के अलग अलग। ठीक, तो ये हो गया। अब अपने पास डायरेक्शन आ गया, अब अपने पास सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो अगले में देखो, अब देखो अपने पास क्या है। देखो डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी और ये सब चीज़ें हैं, बट समझ लोगे तो आ जाएगा, तो फिर कभी गलती नहीं होगी आपकी डेरिवेशन या उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स में। तो अपने पास कंपोनेंट्स आए, ये E2 इधर था, E1 इधर था, E1 को ये थीटा है, ये भी थीटा है। E1 का हॉरिजॉन्टल हमने रिजॉल्व किया, E1 cos थीटा आ गया। हमने E2 का हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व किया तो ये आ गया E2 cos थीटा। हमने E1 का वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व किया तो आ गया E1 साइन थीटा, और हमने E2 का वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व किया तो ये आ गया E2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, E1 और E2 तो इक्वल ही हैं, ये तो हमेशा पता ही रखो, क्योंकि हमने निकाल चुके हैं लास्ट अभी इससे पहले। तो E1 और E2 इक्वल ही हैं और दोनों का थीटा एंगल भी इक्वल है, तो यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, वर्टिकल कंपोनेंट्स will cancel each other। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इट विल बी बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्योंकि देखो हमारे पास E2 और E1 आ रही थी, E2 आ रही थी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E1 आ रही थी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इन्हीं को हमने रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हमने देखा वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स का वजूद खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी रिमेनिंग। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी द ओनली वन हु विल बी प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इट विल बी बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक, अब E1 और E2 तो बराबर हैं, तो इसको लिख लो 2E1 cos थीटा। ठीक है, चाहे E1 लिखो चाहे E2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 इंटू E1 क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हाँ जी Q अपॉन आया था R² प्लस L², ये आया था। ठीक, इतना आया था। अब cos थीटा, ठीक, ये भी है। अब अगर cos थीटा अगर तुम्हें निकालना है तो पीछे वाली स्लाइड में जाओ, पीछे वाली स्लाइड में जाओ और इधर देखो, गौर करना, एक सेकेंड, इस ट्रायंगल पे गौर करना अच्छे से। ठीक, अब इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालो, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये थीटा है। ठीक, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है L, हाइपोटेन्यूज क्या है AP। ठीक, तो बेस कितना है L, हाइपोटेन्यूज क्या है AP, विच इज R² प्लस L², सॉरी √R² प्लस L²। AP तो सिर्फ आपका R² प्लस L² था, AP जो ये R² प्लस L² था वो तो AP² था। अगर सिर्फ AP निकालना हो तो AP क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजो, तो √R² प्लस L²। तो आपका जो
कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल क्या है, अपना बेस है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या है, अपना हाइपोटन्यूज है, ठीक है। क्योंकि अगर याद करो तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू आई थी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ये बहुत ही अलग सा अंडर रूट बन गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो ये आएगी। तो बस यही कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लो, एक सेकेंड। तो ई इक्वल्स 1/4πε0 क्यू इंटू 2 को मैं थोड़ा सा इधर भेज दे रहा हूँ 2, ठीक है, यही वाले 2 को मैंने थोड़ा इधर भेज दिया। कॉस थीटा क्या था, एल अपॉन, ये तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, और ये एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो Q इंटू 2L यहाँ फिर से आ गया। Q इंटू 2L क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये इसको वी कैन राइट इट एज 1/4πε0 Q इंटू 2L को वी कैन राइट इट एज P, और इस अगर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर से उनको ऐड करोगे तो इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर से वही चीज़ है कि ये जनरल केस है, ये एकदम यूनिवर्सल केस है। अब आपका आ जाता है फॉर अ स्मॉल डाइपोल। तो फॉर स्मॉल डाइपोल क्या होता है, अगर स्मॉल डाइपोल की बात करी जाए, ठीक है, अगर कहा जाए फॉर अ स्मॉल डाइपोल निकालो, तो फॉर स्मॉल डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल के लिए फिर वही काम आ जाएगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो इसमें एल को, ये यहाँ जो ये फॉर्मूला आ रहा है, इसमें एल को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा E इक्वल्स 1/4πε0 P अपॉन एल को अपन ने इग्नोर मार दिया। एल को देखो इग्नोर करना है, एल को उस तरीके से इग्नोर करो जिस तरीके से तुम्हारी क्रश तुम्हारा मैसेज इग्नोर करती हो, ठीक है। तो एल को उस तरीके से इग्नोर करना है। तो एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है, यही आपके फॉर्मूले ज़्यादातर काम आएंगे, ठीक है। तो ये पूरी सी डेरिवेशन थी, बढ़िया सी डेरिवेशन थी, क्यूट सी डेरिवेशन थी, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला आपका यही काम आने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ MCQs, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ MCQs हैं, देखना। द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, मल्टीप्लाई में है ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो कूलम मीटर, पहला आंसर, ठीक है। ऐसा कोई एकदम अलग चीज नहीं। हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज विद द डिस्टेंस फ्रॉम अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि स्मॉल डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल डाइपोल। तो अब फॉर्मूला अगर मैं याद दिलाऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला फॉर अ स्मॉल डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल के लिए अभी हम लोग ने कौन से फॉर्मूले निकाले थे, खुद देखो। हाँ देखो, स्मॉल डाइपोल के लिए कौन सा फॉर्मूला निकाला था, स्मॉल डाइपोल के लिए देखोगे, देखो ये देखो स्मॉल डाइपोल है, तो स्मॉल डाइपोल के लिए कौन सा फॉर्मूला निकाला था, ये निकाला था। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से किस तरीके से वेरिएट कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये तो चलो एक्स, और एक और देख लो, अभी जो हम लोग ने निकाला रिसेंट स्मॉल डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है बताओ भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंजेस विद द डिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल,
तो यानी स्मॉल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से चेंज हो रहा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर, ये R4, ये R क्यूब, तो आंसर है, सही आंसर ये, ठीक है, डी। तो ये होगा, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने देखा डेरिवेशंस में। तो इस तरीके से आपकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपके फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, यानी जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम को आप लिख सकते हो एसआई यूनिट में 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक। ईच प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 12 दिया है 5 मिलीमीटर। 12 देखो, हाँ ये पूरा 12 डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, सिर्फ इसको एल मत मान लेना, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी अगर फॉर्मूला अगर 12 से याद ना हो तो इसको डी की तरह समझ लो, ठीक है। ये लेंथ ऑफ डाइपोल है 5 मिलीमीटर पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस है 12, ठीक। तो 5 मिलीमीटर को यू कैन राइट इट एज 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक। द डाइपोल मूवमेंट इज, तो देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q × 2L। Q अपने को पता है, L अपने को पता है, ठीक है। तो Q अपने को पता है, 2L अपने को पता है, ठीक है। तो बस निकाल लो, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶। देखो दोनों SI यूनिट में है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू 5 × 10⁻⁻3, हाँ जी। तो ये हो जाएगा 4 5 20 × 10⁻⁻9, फिर ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो भाई इससे कुछ कंपेयर करो, पहला नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा बिल्कुल, बाकी तीसरा चौथे का कोई मतलब नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 2 बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लग रहा था, छोटू सा न्यूमेरिकल था, तो बस यही था। बस इसमें देखना क्या था आपको कि एसआई यूनिट में आपका कन्वर्टेड हो, ठीक है, हाँ जी। अगला क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल रहे हो तो उन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है, एंगल कितना है, 0, 190, 180 या नन ऑफ अबव, ठीक है। तो अब याद करो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, इक्वेटोरियल पोजीशन में कैसे होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, ठीक। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ठीक है, ऐसे होता था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन याद करो कहाँ से कहाँ तक होता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता था फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है इधर, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों ने किधर निकाला था, याद करो, ये डायरेक्शन निकाला था। यहाँ पे E1 और E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर चल रहा है, इधर, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर चल रहा है, इधर। तो देखो दोनों का डायरेक्शन किधर चल रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो दोनों पैरेलल हैं एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, ऐसे है ना। आज से तू राज मैं विक्की, तो बस वही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ कहाँ है, उसकी वजह से उन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो निकालना था, ठीक है। तो देखो दोनों एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, एक उधर तो एक इधर, एक पूरब एक पश्चिम, तो ऐसा सा है, ठीक है। आगे आगे खत्म, बाय बाय टाटा, हाँ जी। तो यहीं तक था जो था।
यहाँ तक ये मतलब ये सब डेरिवेशन और ये सब क्वेश्चन आगे अभी हम लोग आगे मिलते ही रहेंगे हमेशा ऑल्टरनेट डेज पे MWF में, ठीक है। तो इसी तरीके से MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें अपनी कवर होंगी, ठीक है। तो पूरा जो आपका थ्योरी भी रिवाइज होगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी प्रिपेयर होंगे MCQ के बेस्ड पे। तो यही सब चीज़ें था, बाकी तो यू नो इट, ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, आराम से बैठ के पढ़ो, चिल करो, मज़े करो। मिलते हैं, बाय बाय।